नमस्कार दोस्तों। जिस देश में जो 50% महिलाएँ जो थीं, उनको वैसे ही हाशिए पे रखा गया और बचे हुए लोगों में से 50% अगर पिछड़े वर्ग हैं और वो भी हाशिए पर हैं, उसके बाद एससी, एसटी वर्ग तो हाशिए पर था ही, ओबीसी भी अगर हाशिए पे है तो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? तो आप समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट आज का डिस्कशन है, प्रेज़ेंटेशन है। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा लोग इसे देख सकेंगे, समझेंगे, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है, डिबेट होती है, स्ट्रीम होती है, हम सबका उद्देश्य होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना। तो देखें, सबसे पहले जो भारत की व्यवस्था है, उसको अक्सरहाँ वर्ण में डिवाइड कर दिया गया और वर्ण में डिवाइड करके ऐसा दिखाया गया कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सभ्यता है, ऐसा बताने का प्रयास किया गया। लेकिन जब हम इतिहास के गर्त में गए तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, उस पर हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। समस्या कहाँ पे शुरू हुई, मंडल कमीशन जो बात आई है, उसकी समस्या कहाँ से शुरू होती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, हुआ क्या था उस दौरान? एक स्ट्रीम में ये नहीं कवर हो पाएगा दोस्तों, इसमें कम से कम 8-10 स्ट्रीम लग सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे पहलुओं को छूने का प्रयास करूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। अब ये आपको स्क्रीन पे ये फ्लैश कर रहा होगा कि यहाँ पे 4 वर्ण दिखाए गए हैं, अंत्यज को छोड़ दिया गया है, यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाए गए हैं। अगर कोई बोले कि भारत की अगर ये वर्ण व्यवस्था, अगर ये सभ्यता है, तो इन चारों की मुख्य प्रॉब्लम क्या होगी? अब मान लीजिए ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण का बच्चा है, उसके ज़िंदगी में क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ऑफ़ कोर्स उसका बच्चा जन्म लेगा, तो जन्म लेने के बाद से उसको भी खाना-पीना चाहिए, उसको आर्थिक रूप से मदद चाहिए, तभी तो उसका ज़िंदगी जिएगा ना। बड़ा होगा, पढ़ेगा-लिखेगा, फिर उसको जॉब, नौकरी चाहिए, अच्छा खासा घर-और बना लेगा, रहेगा, फिर बाल-बच्चे, बीवी चाहिए, अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगा। उसके जीवन में रोटी, मकान और पैसे थोड़े बहुत, सम्मान तो उसको मिलना ही मिलना है, यही उसकी ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा जो क्षत्रिय है, इस पर ज़रा गौर कीजिए। इसकी क्या ज़रूरत है? क्षत्रिय है, ऐसे ही लोग जानते हैं कि हाँ भाई क्षत्रिय है, राजा वग़ैरह रहा होगा, राजा-महाराजा रहा होगा, ज़मीन-जायदाद होगा ही और चूँकि राजा है तो लोग डर के भी सम्मान करेंगे। राजसी फ़ैमिली से है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो सम्मान वग़ैरह तो मिल ही रहा है और राजा वग़ैरह राजसी परिवार है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ज़मीन-जायदाद तो होगा ही होगा। तो ऑटोमैटिकली इस पे भी इसकी ज़रूरत अब क्या है कि ये अपने बच्चों को फिर से क्षत्रिय बना दे, यही तो इसकी ज़रूरत होगी ना। इसके जीवन में और क्या है? और क्या चाहिए? हर चीज़ चूँकि पैसे वग़ैरह हैं और जो चीज़ें हैं उससे अपनी काम को ये कर सकता है। इसको बहुत वैसी कोई दिक्कत है नहीं। वैश्य को भी अगर बात करें, तो वैश्य भी भई धनाढ्य होते हैं, बिज़नेस वग़ैरह करते हैं। पैसा है, पैसे से बच्चों को थोड़ा बहुत एजुकेशन भी खरीद सकते हैं और पैसा है तो लोग इज़्ज़त भी करेंगे, दान-पुण्य देंगे तो ऊपर का क्षत्रिय है और वैश्य है, इनसे भी इसका अच्छा बना रहेगा, सम्मान भी मिलेगा। सब पैसे के दम पर ही अपना कर सकते हैं। इन तीनों में आप देखें कि कोई भी वैसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि ये तीनों एक-दूसरे का बायकॉट कर रहे हों, बहिष्कृत कर रहे हों या इनको जो है करते हैं वो बहुत और माइक्रो लेवल पे जाएँगे वो भी होगा। लेकिन नॉर्मली जो एक हम देख रहे हैं कि जीवन जीने के लिए जो दिनचर्या है, उसमें इन तीनों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है जो ये वर्ण चौथा है शूद्रा, इस पे। इस शूद्र वर्ण के पास क्या है कि इसके पास पैसा भी नहीं है, पैसा रखने का अधिकार भी नहीं है। मनुस्मृति कहता है कि पैसे भी छीन लो। तो अब क्या है कि इसके पास अच्छा सम्मान भी नहीं है, पैसा नहीं है तो सम्मान नहीं है, राजा भी नहीं है, तो ज़मीन-जायदाद भी नहीं है। तो पूर्वजों की भी वो चीज़ नहीं है, ज़मीन-जायदाद जैसा कि क्षत्रिय के पास था। अच्छा ब्राह्मण है, तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट है तो लिखना-पढ़ना और संस्कृत के पठन-पाठन क्रिया होते रहा है, तो ब्राह्मण तो उसमें है, तो शूद्र के यहाँ तो रोक लगी हुई है। पढ़ लेगा, वेद-वेद सुन लेगा तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। तो डर के मारे पूर्वज भी नहीं पढ़े और जिनने पढ़ने की कोशिश की, उनकी हत्या कर दी गई। कान-वान काट लिया गया, जीभ काट लिया गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम आई। तो इसके पास एजुकेशन भी नहीं है। जब एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, तो सम्मान भी नहीं है। तो अब इसकी प्रॉब्लम क्या है शूद्र की, ये आपको समझना पड़ेगा कि एक शूद्र का बच्चे की जीवनी कैसी होती है। पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि शास्त्रों में भी, धर्म ग्रंथ में भी यही लिखा है कि शूद्र को अधिकार नहीं है, नहीं पढ़ेगा। अब जब नहीं पढ़ेगा तो करेगा क्या? ब्राह्मण के बच्चे की प्रॉब्लम है कि वो पढ़ लिख के अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकता है। लेकिन शूद्र के बच्चे की प्रॉब्लम क्या है कि उसको पढ़ना भी नहीं है, जब पढ़ेगा ही नहीं तो उसको रोज़गार कहाँ से मिलेगा? यानी उसको गुलामी करना है।
किसकी गुलामी करना है? ऊपर के 3 वर्णों की। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, शूद्र कौन है? यही पिछड़ा वर्ग है, जिसके लिए मंडल कमीशन की बात हो रही है। यानी आप देखें कि ये जो व्यवस्था हमें दिखाई गई है, इस व्यवस्था में पहले से आरक्षण था कि ब्राह्मण का बच्चा पढ़ाई का आरक्षण लेके बैठा हुआ था, मान-सम्मान का आरक्षण लेके बैठा हुआ था। उसको वो विशेषाधिकार, इसको इन लोगों ने ऐसे इनहेरिट कर लिया था कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये आरक्षण ले रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट इन लोगों ने उसको आरक्षण ले रहे थे। क्षत्रिय भी आरक्षण लिया हुआ था, पिताजी का पैसा उस पर आ गया। आप अगर नौकरी करने जाते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं, तो जब किसी के यहाँ राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, तो जब आप वहाँ से रिटायर्ड हो जाएँगे या किसी कंपनी में रिटायर्ड हो जाएँगे, तो उस कंपनी का पैसा आपका नहीं होता। लेकिन क्षत्रिय जो है, इसका बेटा बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरे के पूरे साम्राज्य का आधिपत्य बन जाता था। और यहाँ पे भी आज देखें तो कंपनी का जो बेटा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उस कंपनी का मालिक बन जाता है। काम कोई और करता है, ज़िंदगी भर उसका बेटा फिर से नौकरी नहीं पाता, लेकिन कंपनी का मालिक जो है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये रिज़र्वेशन है। इस पर किसी ने गौर ही नहीं किया। तो पूरे इस सिस्टम में ऑटोमैटिकली आरक्षण लिया जा रहा था, बस इसमें शूद्र को छोड़कर। शूद्र को छोड़कर इन तीनों ने ही आरक्षण ले रखा था और किसी को ये एहसास ही नहीं था। एहसास करेगा कौन? शूद्र को बोलने नहीं देंगे। जिसका शोषण हो रहा था, वो तो बोलेगा तो उसको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, कुछ कर दिया जाएगा और ये तीनों मज़े में थे। तीनों भरपूर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। तो मंडल कमीशन आया था कि शूद्र को इन तीनों ने जो विशेषाधिकार ले रखा है, इनमें से कुछ-कुछ चीज़ है, इनसे छीनी जाए। अगर आप जो दबंग है, तानाशाह है, डिक्टेटर है, उसको अगर आप अपना अधिकार उससे नहीं लेंगे, तो वो तो डिक्टेटरशिप करेगा ही करेगा। तो इसलिए रिज़र्वेशन या रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है कि जब कोई दादागिरी करता है, कोई चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट लिए रहता है, तो उससे कुछ छीन के जिसका सम्मान है उसको वापस थोड़ा-सा दिया जाता है। तो एससी-एसटी वर्ग को दिया गया थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो शूद्र वर्ग है ये तो एससी-एसटी में भी नहीं आता। एससी-एसटी वर्ग तो अंत्यज उसमें आता है। ये चौथा वर्ण जो शूद्रा है ये पिछड़ा वर्ग है, इसकी बहुत बुरी हालत हो गई। 1975 में एक कमीशन गठित किया गया मंडल कमीशन। पता लगाइए भाई, जो पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति क्या है? तो उस स्थिति को पता लगाने के लिए जब पता चला कि इसकी तो हालत एससी-एसटी वर्ग से भी खराब हो गई है, क्योंकि एससी-एसटी वर्ग अपने लिए जागरूकता का काम कर रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अधिकार है थोड़ा बहुत भी ले रहा था और ये तो धार्मिक झंडा उठा के घूम रहे थे और इनका पूरा का पूरा जो भरण-पोषण है, इनका जितना भी इनके पास पहुँचनी चाहिए थी, इनके बाल-बच्चों की पास जो अधिकार पहुँचने थे, वो सारा का सारा उठा के ये ऊपर के 3 वर्ण खाए जा रहे थे और ये पूरा नील-बट्टे सन्नाटा हो गया था। देश का 50% आबादी नील-बट्टे सन्नाटा, इनका पूरा हक ये तीनों के तीनों खाए जा रहे थे। विशेषाधिकार के नाम पर और इसको एहसास भी नहीं था। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो मंडल कमीशन आया है, उसने ये जो 3 ऑलरेडी आरक्षण ले रहे थे धार्मिक आधार पे, उसमें से कुछ चीज़ें लेकर और शूद्र की हालत को सही करने के लिए, इसको इसका अधिकार वापस लौटाने के लिए थोड़ा बहुत, उससे पूरा अधिकार तो नहीं लौट पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो मदद मिलेगी, उसके लिए अफ़र्मेटिव एक्शन के तौर पे आया था। तो चलें अब हम शुरू करते हैं, समझते हैं इस मंडल कमीशन को अच्छे से। अच्छा, इसको समझने के लिए एक बड़ी अच्छी पुस्तक आई है, उस पुस्तक को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका नाम है राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल और इसकी भूमिका और अनुवाद किया है सत्येंद्र पीएस ने, प्रस्तावना जस्टिस पीवी सावंत जो हैं, न्यायमूर्ति रह चुके हैं जस्टिस पीवी सावंत जी, उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी है। तो उन्हीं के प्रस्तावना से ही शुरू करते हैं, क्या लिखते हैं न्यायमूर्ति? उनका ये कहना है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता वाले सभी समाजों में स्वतः स्फूर्त अदृश्य आरक्षण की व्यवस्था होती है। जहाँ भी आर्थिक असमानता होगी, सामाजिक असमानता होगी, वहाँ पे इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली आरक्षण है। यह आरक्षण समाज के विशेषाधिकार के रूप में होता है। यह आरक्षण उन लोगों के पक्ष में होता है जिनके हाथ में ताकत होती है, जैसा कि आज तक होता आया है। और वे वंचितों को सभी लाभों से दरकिनार कर देते हैं। यह आरक्षण ताकतवर लोगों के पक्ष में तब तक बना रहता है जब तक कि जानबूझकर की गई कार्यवाही से उसे रोका न जाए और उनका वितरण अन्य लोगों में न किया जाए।
जब लाभ बहुत कम होता है, व ज़रूरतमंद लाभार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उसे सभी लोगों में समान रूप से वितरित करने के लिए कोई कार्यवाही की जाती है, तो इसमें स्वाभाविक रूप से उन लोगों की नाराज़गी होती है, जिन्होंने अपनी बपौती समझकर उस पर कब्ज़ा जमा रखा होता है। तो यहाँ से आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा कि इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, न्यायमूर्ति पीवी सावंत ने। पूरी तरह से क्लियरफाई कर दिया है कि जो लोग ये दावा करते हैं आरक्षण का, दरअसल ऑटोमेटिकली आरक्षण आ ही रहा था। वो आरक्षण कोई क्षत्रिय के नाम पे, कोई वैश्य के नाम पे, कोई ब्राह्मण के नाम पे ले रखा था। ये तो हमने उन आरक्षण में से थोड़ा-सा इनका अधिकार लौटाने की कोशिश की है। यानी कि अभी जो ये हवा उड़ाई गई है कि ओबीसी को या एससी-एसटी को आरक्षण दिया जा रहा है, दरअसल इनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आरक्षण तो पहले से ही कोई और उठा रहा था, उसमें से कुछ हिस्सा दिया गया है इनको। तो ये सेंटेंस कहना कि इनको आरक्षण दिया गया है, ये गलत है। दरअसल जो आरक्षण ऑलरेडी 3 वर्ण ले रहे थे, उसमें से कुछ हिस्सा खींचा गया है, इनको दिया गया है। प्रतिभागिता। तो ये आपने यहाँ पे देखा, आगे ये और भी बातें कहते हैं, ये लिखते हैं कि इस देश में आरक्षण अनोखे और भयावह रूप में मौजूद रहा है। सदियों से यहाँ ब्राह्मण पुरुषों को छोड़कर समाज के अन्य सदस्यों को पढ़ने से वंचित रखा गया। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि अन्य लोगों को बौद्धिक नौकरियों और कार्यों से वंचित कर दिया गया। स्वाभाविक रूप से इसमें ब्राह्मण पुरुषों के लिए सब कुछ संरक्षित हो गया। उसके बाद से मैं यहाँ पे थोड़ी-सी 1-2 पॉइंट और दिखा देता हूँ, क्या कहते हैं ये प्रस्तावना में। कहते हैं कोई भी इस बात की कल्पना कर सकता है कि अगर पूरी आबादी के हाथ में ताकत होती और सबको अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का मौका मिला होता, तो यह देश कहाँ पहुँच गया होता। दुर्भाग्य की बात है, यहाँ कुछ लोगों के हाथों में सब कुछ आरक्षित था। यानी कुछ लोगों ने सारा आरक्षण ले रखा था और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया, इसीलिए देश की बेड़ा गर्क है। ऐसी स्थिति में अब तक वंचित रहे उन सभी लोगों के पक्ष में आरक्षणों की ज़रूरत है। ऐसा सिर्फ़ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उस वंचित आबादी का उत्थान होगा, जो देश की बड़ी आबादी है और जिन्हें भौतिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से लंबे समय से जानबूझकर कमज़ोर रखा गया, बल्कि देश की मजबूती, प्रगति और संपन्नता के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आती हैं। अब थोड़ा-सा हम उस बैकग्राउंड पे जाते हैं। मंडल कमीशन को समझने के लिए ना थोड़ा-सा आरक्षण को आपको समझना पड़ेगा कि है क्या चीज़। देखिए, आरक्षण सबका है, सबका आरक्षण था। एक जो बढ़ई है, जो बढ़ई का काम करता है, एक लोहार जो लोहे की हँसिया, खुरपी आदि बनाता है, उसका आरक्षण है उसके अपने पेशे पर। कोई जो है, वो सब्ज़ी-वब्ज़ी उगाता है, जाता है फसल उगाता है, कुरमी फसल उगाता है, इनका इस पर अधिकार है। ग्वाले जो हैं वो अपना दूध-वूध निकालते हैं, उन पर उनका अपना अधिकार है। सवाल इस बात का नहीं है कि ये जितनी भी जातियाँ हैं, वो अपने-अपने पेशे पर अपना आरक्षण रखी हुई हैं। सवाल इस बात का है कि यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, जो ब्राह्मण है, उसने आरक्षण लेते हुए भी अपने को ऊँचा सिद्ध किया और दूसरे को नीचा गिरा दिया। दिक्कत यहाँ पे है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती कि हाँ, ब्राह्मण है उसका अपना आरक्षण है, पढ़ाई-लिखाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। क्षत्रिय जो है वो भी अपना कुछ कर रहा है, वैश्य भी अपना व्यापार कर रहा है और शूद्र ओबीसी भी अपना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि उसने इनको नीचा गिराया और इनको पढ़ने से रोका। इनका धन इनको नहीं रखने दिया। इनको जातिगत रूप से नीचे रखा। इनको धार्मिक जो इनकी किताबें हैं उसमें उसने गाली दी। इनको नीचा गिराया। एक तरफ़ा काम किया, प्रॉब्लम सारी यहाँ से खड़ी हुई। और यही कारण है कि शूद्र जो है वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाला है। अगर ब्राह्मण अपना अलग हो जाए, कहे कि भैया नहीं हमको नहीं मतलब है किसी ओबीसी से, शूद्र से, क्षत्रिय से, तो प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना अलग हो जाए, अपना अलग होके अपना धर्म का पालन करे, अपना सब चीज़ काम करे, तो बात बन जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है कि ब्राह्मण अकेले खुद कुछ कर नहीं सकता। ना वो अपना नाला साफ कर सकता है, ना वो अपना टट्टी साफ कर सकता है। अपना घर साफ नहीं कर सकता, ना अपना घर बना सकता है। उसको चाहिए स्लेव, हमेशा उसको चाहिए स्लेव और उसको चाहिए हमेशा वो बंदे जो आपस में सामने लड़ते रहें जिनका वो गुरु बना बैठा रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होती है कि उसको हमेशा ही स्लैब चाहिए और उस स्लैब सिस्टम को बनाए रखने के लिए उसने ये वर्ण व्यवस्था बनाए और वो नीचा दिखाते रहता है सब धार्मिक किताबों के आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, हर आधार। दिक्कत यहाँ पे शुरू होती है। एक होता है ना कि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, अपना ले लो, खत्म, हटाओ।
तुमको चाहिए 3% जनसंख्या है, 5% जनसंख्या है, ले लो 5% आरक्षण अपना खत्म, 5% में अपना काम करो, कोई मतलब नहीं। लेकिन उसको इससे मतलब ही नहीं है, उसको हमेशा ही स्लेव चाहिए, हमेशा ही उसको गुलाम चाहिए। ये प्रॉब्लम है कि वो ज़बरदस्ती अपनी चीज़ें थोपता है और दूसरे उसको जो है नीचे गिराएगा, भेदभाव करेगा, फूट डालो और राज करो की नीति करेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आरक्षण जो है, जो जातिगत आरक्षण था, यहाँ पे ब्राह्मणों की जो आरक्षण थी और जो नौटंकी थी और उनका जो षड्यंत्र था, इससे सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं कि ब्राह्मण मंदिर में पूजा पाठ कराते हैं, क्षत्रिय का खेती की वसूली और युद्ध का काम था। युद्ध में तो अब नहीं, लेकिन ज़मीन पर अभी अधिकार है। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। हज़ारों की संख्या में जातियाँ हैं और उनकी जातियों के मुताबिक उनका काम आरक्षित है। यह जाति के आधार पर आरक्षण है, जो सदियों से चला आ रहा आरक्षण है। इस तरह के तमाम आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में कंपटीशन के बल पर सीटों का आरक्षण। अब ये कुछ और भी आरक्षण बताते हैं कि जातिगत के अलावे भी कुछ और आरक्षण है, जैसे शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे जो कंपटीशन होता है, उसमें मैनेजमेंट एक कोटा होता है। अब जिसके पास पैसा है उसका आरक्षण है, पैसे का आरक्षण। पैसा डालिए उसमें और सीट ले लीजिए, वहाँ पे कोई मुँह नहीं खोलेगा। अभी तक जातिगत जो आरक्षण है वहाँ पे सबका मुँह चलता है, पैसा वाला आरक्षण पे किसी का नहीं मुँह खुलेगा। तो ये एक बात यहाँ पे कह रहे हैं, इस चीज़ को हमें समझना होगा। यह लिखते भी हैं कि दिलचस्प यह है कि इन आरक्षणों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठती, कहीं से कोई चू-चपड़ नहीं करता। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है और वह निजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन जाएगा, तो वह जिसका इलाज करेगा वह जिएगा या मरेगा, बहरहाल हम ही सब जातीय आरक्षण पर ही टिकते हैं। अब देखें, आपने बहुत बार मैसेज सुना होगा सोशल मीडिया में कि देखो एससी एसटी से इलाज जो डॉक्टर होते हैं नाक की जगह कान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सुना होगा। यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात आई है कि लेकिन भारत में तो गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल के बहुत कम हैं, ज़्यादातर प्राइवेट हैं और प्राइवेट में जो एडमिशन होता है वो पैसे के आधार पर होता है। मैनेजमेंट कोटे के आधार पर होता है। मैक्सिमम सीटें मैनेजमेंट कोटे से जाती हैं। लोग डोनेशन देते हैं। 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख लोग डोनेशन देके मेडिकल सीट में जाते हैं। इतना पैसा किसके पास है? ऑफ कोर्स एससी, एसटी, ओबीसी के पास तो है नहीं। तो इनमें जो बच्चा जा रहा है वो क्या सीखता होगा? पैसे के दम पे जा रहा होगा। गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी बच्चे जाते हैं वो तो एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाइड करके जाते हैं। अपने कम्युनिटी का सबसे बेस्ट बच्चे जाते हैं उसमें। वहाँ तो सीधे पैसे देकर जा रहा है, वहाँ तो कोई कॉम्पिटिशन की भी नहीं बात हुई। लेकिन उसका कोई मज़ाक नहीं उड़ाता, इसलिए नहीं उड़ाता क्योंकि वो जाति के आधार पर सो कॉल्ड ऊँचे लोग हैं। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि जातीय आरक्षण से बचने का कोई उपाय नहीं। अगर कोई इन जातियों में पैदा हो गया तो उसके लिए जाति के मुताबिक कार्य निर्धारित हो गया। तो ये सारी बातें यहाँ पे आते रहती है। दरअसल हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों मंडल कमीशन ने जो पिछड़े वर्ग हैं उनको जातियों के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की थी। लोग कहते हैं ना आर्थिक आधार पर, आर्थिक क्या आर्थिक आधार पर? आर्थिक आधार पर आरक्षण तो है ही, जिसके पास पैसा है वो पैसा फेंक रहा है, एडमिशन ले रहा है, आप तो मुँह ताक रहे हैं, आपके पास तो पैसा भी नहीं है। तो ये हमें ना ये चीज़ समझनी पड़ेगी और मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। यह तो हुई धर्म की व्यवस्था कि धार्मिक आधार पर कैसे पीछे किया गया। इसी में जाति की व्यवस्था तय है। ऋग्वेद के 10वीं मंडल में विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई। दिलचस्प यह है कि कई सौ साल तक लोग इसे मानते भी रहे, अपने पिछड़े जन्म के पापों का परिणाम मानकर दूसरे की सेवा करने से लेकर तमाम ऐसे कार्य करते रहें जिसे भारत में निम्न स्तर का माना जाता है। इसके लिए पारिश्रमिक की भी कोई खास व्यवस्था नहीं बनी। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमें पीछे लगातार पीछे किया जाता रहा। अब जरा थोड़ा सा और हम इसके भीतर घुसते हैं कि हुआ क्या है। भारत की धार्मिक जातीय आरक्षण की व्यवस्था ने समाज में अस्थायी रूप ले लिया। अगर ग्रासमी की हेमोजोनी थियरी देखें तो लोगों ने इसके लिए खुद को अनुकूलित कर लिया। मतलब सबने ऐसा मान लिया। जैसे आप देखे होंगे कि जो गरीब मजदूर होते हैं उनका बेटा बाय डिफ़ॉल्ट अपने को गरीब मजदूर मान लेता है। विभिन्न जातियों ने अपने पेशे के अनुसार, अच्छा मेरे बाप-दादा ये करते थे, वो भी वैसे ही अनुकूलित हो गया, मान लिया उसने। तो ये चीज़ें यहाँ पे आती चली गई। इसको हम लोग कहते हैं ग्राम्सी की हेजेमोनी थियरी। इसके खिलाफ प्रतिरोध करना बंद कर दिया। जब उसके अनुसार कोई अनुकूलित हो जाता है तो फिर वो प्रतिरोध करना बंद कर देता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। आप एक जार लीजिए, उसमें एक मेंढक को रख दीजिए।
पानी उसमें पड़ा रहेगा, पानी में मेढक बैठा रहेगा। अब आप क्या कीजिए उसको थोड़ा-सा धीरे से गरम कीजिए। तो जैसे थोड़ा-सा गरम होगा ना, हल्का-सा गरम होगा, बिल्कुल हल्का-सा, तो मेढक सोचेगा कि यार पानी तो थोड़ा गरम हो रहा है, लेकिन वो भागेगा नहीं। उसके अनुसार अपने को अनुकूलित कर लेगा। फिर थोड़ा-सा आप गरम कर लीजिए, थोड़ा-सा और गरम कीजिए, फिर मेढक भागेगा नहीं। वो सोचेगा यार थोड़ा-सा ही तो गरम हुआ है, थोड़ा-सा और बर्दाश्त कर लेते हैं। करते जाइए, करते जाइए। तो वो हमेशा सोचते रहेगा कि इससे जंप करके कब भागे, लेकिन भागेगा कभी नहीं क्योंकि वो हमेशा ही सोचेगा कि पिछले बार की तुलना में इस बार थोड़ा-सा ही तो गरम है ना, थोड़ा-सा ही तो गरम है ना, और वो अपने को उसके अनुसार अनुकूलित करते जाएगा, अनुकूलित, और लास्ट में मर जाता है, भाग नहीं पाता। भारत में यही हुआ है दोस्तों। सबने जाति व्यवस्था में अपने को अनुकूलित कर लिया, प्रतिरोध नहीं किए। कई लोग तो ऐसे हैं जो जाति के नाम पर गर्व करते फिर रहे हैं। अपनी जाति, अपना सरनेम देखते ही हाँ, हाँ भाई कैसे हैं, ये जाति-बिरादरी शुरू हो गई, रिश्तेदारी शुरू हो गई। उन्हें पता भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम है। ख़ैर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा-सा। हालाँकि जाति व्यवस्था और उसके मुताबिक काम के आरक्षण का विरोध बहुत पहले से होता रहा है। कबीर, रैदास, तुकाराम समेत तमाम समाज विज्ञानी हुए जिन्होंने इस जाति आधारित आरक्षण का विरोध किया। हालाँकि इसमें थोड़ी बहुत सामाजिक ये चीज़ें होती रहीं। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग आए, फूले आए, पेरियार आए, कबीर आए, रैदास आए। इन सब लोगों ने इसको तोड़ने का प्रयास किया जातियों को। लेकिन आप जानते ही हैं कि जैसे-जैसे आवाज़ होती है ब्रह्मानिकल सिस्टम उसको बनाए रखने के लिए नए-नए कुतर्क गढ़ता रहा, नए-नए षड्यंत्र रचता रहा। आगे देखें जो फूले जी जो थे इन्होंने जातीय आरक्षण की जाति विशेष में जन्म पाकर मलाई खाने वाली जातियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। अगर असल कोई आरक्षण खोर रहा है, तो ये रहे हैं ब्रह्मानिकल सिस्टम के लोग। हमेशा आरक्षण खाए हैं, 100% आरक्षण। अब चूँकि देना पड़ रहा है ओबीसी, एससी, एसटी के साथ कुछ चीज़ शेयर करना पड़ रहा है गवर्नमेंट में, वो भी सिर्फ़ 2% हिस्से में से। सारे जॉब के सिर्फ़ 2% हिस्से में से तो ये आ गए हैं बताने के लिए आरक्षण, जबकि इनडायरेक्टली वही आरक्षणखोर हैं। अभी भी आरक्षण वही खा रहे हैं। मैं इसको और जब अच्छे से आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दरअसल ओबीसी, एससी, एसटी में ना आरक्षण के प्रति चेतना ही नहीं जागृत हुई है। अगर इनमें चेतना जिस दिन जागृत हो जाएगी, वो इतने अच्छे वे में, इतने बेहतर वे में आरक्षण को उनके मुँह पर उठाकर मारना शुरू करेंगे, उसकी व्याख्या को मुँह पर मारना शुरू करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि यार सबसे बड़े आरक्षणखोर तो ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग हैं। ये सिर्फ़ एक तरफ़ा जो चल रहा है ना सोशल मीडिया में कि आरक्षणखोर आरक्षण, खैरात, इसका कारण यही है कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है, उसमें जागृति ही नहीं हो पाई उसके अपने अधिकार के लिए। मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा। अब सदियों से वंचित तबके को जागरूक किया, इतना ही नहीं, अंग्रेज हुकूमत से उन्होंने उन तमाम वंचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों, शिक्षा में प्रतिनिधित्व के लिए आवाज़ बुलंद की। उस दौर के तमाम राजे रजवाड़ों से मिलकर अपनी बात कहने की कयावत की और कुछ राजाओं से वंचित तबकों को सुविधा दिलाने में कामयाब भी रहे। फूले ने सबसे पहले आइडिया ऑफ रिजर्वेशन यानी आरक्षण का विचार 1869 और 1882 में ब्रिटिश सरकार के सामने रखा था। फूले कौन थे? पिछड़े वर्ग से आते थे। क्या सारे पिछड़े वर्ग को पता है कि फूले उनके पूर्वज हैं? बहुत सारे पिछड़े वर्ग को तो पता भी नहीं होगा। फूले जी का नाम तक नहीं पता होगा बहुत सारे को। उनको ये नहीं पता है कि उनके लिए उस समय वो काम करते थे। और देखें आगे। आधुनिक भारत के इतिहास में व्यवस्थित तरीके से सकारात्मक कार्यवाही अफर्मेटिव एक्शन के रूप में आरक्षण की व्यवस्था कोलाहलपुर के राजा साहू जी महाराज 1874-1922 ने की। शिवाजी के वंशज साहू जी 17 मार्च 1884 में कोलाहलपुर के राजा बने। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा, ये बैकग्राउंड थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये बैकग्राउंड आप जान जाएंगे ना तो आपको काफ़ी आसानी होगी पूरे इस मंडल कमीशन को समझने में। तो ये शिवाजी के जो वंशज थे साहू जी महाराज, तो साहू जी ने जब सत्ता संभाली तो अछूतों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता था। सोच लीजिए, जब ये सत्ता संभाले हैं तब इन्होंने शासनादेश जारी किया कि किसी भी अछूत को ससम्मान अस्पताल में भर्ती व इलाज किया जाए और इसका उल्लंघन करने पर कर्मचारी को नौकरी से निकाल देने की सजा तय की गई। पहली बार इन्होंने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई थी, जो कोलाहलपुर के जो साहू जी महाराज थे, इन्होंने कि अगर तुमने किसी भी एससी-एसटी वर्ग के साथ अगर तुमने भेदभाव किया, उनका इलाज नहीं किया, तुम्हारी नौकरी तो गई है, यहाँ से सीधे लात मार बाहर किए जाओगे।
साहू जी ने 16 जुलाई 1901 1901 में अपने शासन की नौकरियों में गैर ब्राह्मण वर्ग के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया। तो ये आप देख पा रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लिए पहली बार साहू जी महाराज उन्होंने काम किया, 50% रिजर्वेशन दिया। और देखें, आधुनिक भारत में सबसे पहले इस जाति आधारित काम के आरक्षण पर महान समाजक सुधारक ज्योतिबा फूले ने धावा बोला। सैकड़ों साल से लोग रटते रहे कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, शूद्र पैरों से पैदा हुआ, लेकिन अंग्रेज शासन काल में शुरुआती शिक्षा पाने के बाद फूले ने ऋग्वेद को चुनौती दे डाली। आज भी बहुत सारे ओबीसी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनमें इतना हिम्मत नहीं है, गट्स नहीं है कि वो ब्राह्मण धर्म को चुनौती दे सके। आज भी जाके उसी तरह हाथ उठा के मंदिर में जाकर हाथ टाँगते रहते हैं, मंदिर का घंटा बजाते रहते हैं। सोचिए फूले साहब कितनी बड़ी पर्सनैलिटी थे कि उस समय उन्होंने चुनौती दी थी ऋग्वेद को, जब ब्राह्मण का ही चलता था उस समय। और उन्होंने सिर्फ़ चुनौती ही नहीं दी, उन्होंने तो साफ-साफ उसमें ये तक भी कहा था, आगे देखिए क्या कहते हैं, उन्होंने साफ कहा कि किसी भी महिला चाहे वह जिस भी जाति धर्म की हो, गर्भधारण का एक ही तरीका है, एक ही अंग है, जिससे बच्चा पैदा हो सकता है, मुँह से बच्चा पैदा होना असंभव है। फूले में गुलामगिरी नामक अपनी पुस्तक में सवाल-जवाब के रूप में लिखी है। पुस्तक ज्योतिराव और घोंडीराव संवाद के रूप में है। उसमें आपको पता ही है ब्रह्मा को उन्होंने धर के लताड़ा है। बोला था कि मुँह में भई कैसे माहवारी ले लिया, कैसे बच्चे पैदा कर दिए। गुलामगिरी तो सबको पढ़ना चाहिए, हर पिछड़ा वर्ग को, हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। उन्होंने उसमें कहा था कि पश्चिमी देशों में अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राज्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के नीति नियम को ठुकरा दिया है। क्योंकि मनु संहिता में लिखा गया है, ब्रह्मा अपने मुँह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है। उसने इस ब्राह्मणों की सेवा, गुलामी करने के लिए अपने पाँव से शूद्रों को पैदा किया है। तो इन सारे चीज़ों पर जो है वो धर के लताड़े थे। ये आप यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं, गुलामगिरी आप पढ़कर इसकी डिटेल ले सकते हैं। अब फिर से आते हैं हम उस मुद्दे पर कि साहू जी महाराज पे, और फिर अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी कोई महापुरुष, जब पिछड़े वर्ग के लिए देश की 80-85% जो जनसंख्या है, पिछड़ा वर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग है, इसके हित के लिए जब कोई बात करता है, तो किसके पेट में दर्द होता है? कोई बता सकता है किसके पेट में दर्द होगा? मान लीजिए कि कोई पिछड़ा वर्ग है, एससी, एसटी वर्ग है, वो पढ़े-लिखे, शादी-विवाह घोड़ी पर बैठकर जाए अपना शादी-विवाह करने के लिए, वो खुशी जीवन जिए, जैसे बाकी लोग जीते हैं, वैसे अच्छा एजुकेशन हासिल करे, अच्छा नौकरी हासिल करे, पैसा अच्छा कमाए। सबसे पहले किसके पेट में दर्द होगा? किसी को अनुमान है? आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि जब ये समाज सुधार का काम चल रहा था, जहाँ पे पिछड़े वर्ग को रिज़र्वेशन दिया जा रहा था, एससी, एसटी वर्ग को अधिकार देने की बात आ रही थी, किसके पेट में सबसे पहले मरोड़ उठी, किसके पेट में सबसे पहले दर्द उठा था? वो भी मैं दिखाऊँगा। चलें आगे बढ़ते हैं इसको। तो साहू जी ने सिर्फ़ 4 जातियों ब्राह्मण, सेणवी, प्रभु और पारसी को छोड़कर शेष जातियों के लिए इस आरक्षण का प्रावधान किया था। सत्ता संभालने के लिए साहू जी ने पाया कि उनके दरबार में 71 उच्च पदों में से 60 ब्राह्मण और 11 ब्राह्मणेतर जातियाँ थी। अब आप समझ सकते हैं कि इन्होंने इन 4 जातियों को क्यों आरक्षण नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये 71 में से 60 तो ब्राह्मण थे और 11 जो है ब्राह्मणेतर जातियाँ थी। ब्राह्मण के बाद वाली जो ऊपर की जातियाँ थी वो थी। सारे का सारा पोस्ट तो यही कब्जा कर बैठे थे, तो इनको आरक्षण की क्या ज़रूरत थी? पहले से ही ब्राह्मण वहाँ 100% आरक्षण लिए हुए था। उसमें से कुछ खींच कर दिया गया इनको। तो जब कोई ये कहता है ना कि भई एससी-एसटी को आरक्षण 20-21% आरक्षण दिया गया, तो बाकी का आरक्षण किसको दिया गया? अगर आप ये कहते हो 27% आरक्षण ओबीसी को, तो बाकी का आरक्षण कहाँ गया? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जितना बच रहा है वो ब्राह्मणिकल सिस्टम का आरक्षण है। ये आपको समझना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि आरक्षण में लोग इस चीज़ को डिफ़ाइन ही नहीं कर रहे हैं। आरक्षण, आरक्षण, अरे तो बाकी वाला आरक्षण उसका है ना, वो आरक्षण उसका है। अब वो लोग कहेंगे कि भाई वहाँ तो ओपन सीट है, भाई ओपन सीट है, लेकिन आप जो ओवरऑल रिक्रूटमेंट है उसमें भी तो दिखा दो। उसमें दिखा दो ना कि कितना परसेंट टोटल रिक्रूटमेंट जो हुआ है किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर, आप पूरे आंकड़े निकाल कर दिखा दो कि टॉप पोस्ट पे कितने परसेंट वहाँ पे आरक्षण को फुलफ़िल किया गया। वो मैं सारे अभी आंकड़े लेकर आऊँगा कि कितने ओबीसी को मिला है, कितने एससी-एसटी को किन-किन विश्वविद्यालय में कितना मिला है, वो भी आगे दिखाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। इसी तरह से निजी सेवा में 52 में से 45 ब्राह्मण अधिकारी व सिर्फ़ 7 ब्राह्मणेतर पदाधिकारी थे।
देख लीजिए, 52 में से 45 तो ब्राह्मण बैठा हुआ था आरक्षण लेके। राजा ओबीसी हैं, पिछड़ा हैं और देखिए पूरे उनके हायर पोस्ट पर, मलाई के पोस्ट पर सारा ब्राह्मण बैठा हुआ है, ये देख लीजिए और बाकी के जो हैं ब्राह्मणेतर। फिर भी देश गुलाम था। सारा आरक्षण भी लेके ये बैठे हुए थे और फिर भी देश गुलाम था। इसका मतलब कि जो भारत गुलाम हुआ है, ये ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर जातियों के ही आरक्षण के कारण गुलाम हुआ है। जो काबिल थे, उनको उनका हक नहीं दिया गया, इसीलिए देश गुलाम हुआ था दोस्तों। हथियार बनाना, ब्राह्मण आज तक हथियार बनाया है? जब हथियार नहीं बनाया, ब्राह्मण तो लड़ेगा कहाँ से? जो जातियाँ हथियार बनाती थी, उनको उनका हक नहीं दिया गया। जो लड़ाई करती थी, उनको उनका हक नहीं दिया गया, तो देश गुलाम बनना ही बनना था। अब आगे क्या होता है कि उस समय साहू जी के आरक्षण के फैसले का विरोध करने वाले, हाँ, आ गया ना बात कि साहू जी महाराज ने जब ये काम किया, तब देखिए विरोध कौन कर रहा है, पेट में मरोड़ किसके उठा, ये देखिए जरा ध्यान से। विरोध करने वाले प्रमुख लोगों में बाल गंगाधर तिलक, कौन है ये? ब्राह्मण है। रघुनाथ व्याकांजी सबनिवश, गोपाल कृष्ण गोखले, एस एम परांजपे, नरहरि चिंतामन केलकर, दादा साहब खापड़े, गणपत राव अभयंकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे प्रमुख थे। सारे के सारे ब्राह्मण। ये सारे ब्राह्मण जो हैं, इनके तुरंत पेट में मरोड़ उठ गया है। अरे राजा साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इनको हक देने जा रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी पिछड़े वर्ग को। अरे ठीक है, आप पिछड़े वर्ग हैं, लेकिन हम लोगों को दीजिए मलाई वाला पोस्ट, सारा मंत्री संतरी वाला काम हम करेंगे। ये पिछड़ा आपके जाति वाला कब से ये सब काम करने लगा, और जो एससी एसटी वर्ग है, ये सब कब से काम करने लगा? तुरंत पेट में मरोड़ उठ गया। अब देखें, यह महज इत्तेफाक नहीं, अपने सामुदायिक हित की रक्षा का मसला था। जो आरक्षण का विरोध करने वाले सभी नामचीन लोग ब्राह्मण थे। समझ गए? ये सारे के सारे ब्राह्मण थे और ये लोग जो हैं, उस समय के सबसे पढ़े लिखे लोग थे। यानी पढ़ा लिखा ब्राह्मण भी हक मारने की कोशिश करता है, किसके? तो पिछड़े वर्ग के और एससी एसटी वर्ग के। तो कभी गलतफहमी में मत रहिएगा कि अगर ब्राह्मण पढ़ा लिखा है तो वो एससी एसटी ओबीसी का हक दे देगा। आप यहाँ पे साफ-साफ देख रहे हैं कि राजा ओबीसी है सारा उसका मलाई का पोस्ट ब्राह्मण लेके बैठा हुआ है और हक मारने की भी कोशिश कर रहा है। जब राजा ऐसा सोच रहे हैं कि भई हमारी जाति वाले या फिर एससी एसटी हैं, उनको भी हक मिले, तो तुरंत इसके पेट में मरोड़ उठ रहा है। तो ये जो गलतफ़हमी है लोगों की, इसको थोड़ा अच्छे से दूर कर लीजिए। पढ़ा-लिखा ब्राह्मण भी आपके हक को खाने के चक्कर में हमेशा रहता है। इतिहास गवाह है। ये इतिहास है और इतिहास हमेशा गवाह होता है। और देखिए, इस दौरान भी ब्राह्मणों की छोटी सी पटवर्धन रियासत में मुनीम का काम करने वाले गणपत राव अभयंकर ने यह कहते हुए आरक्षण का विरोध किया था कि नौकरी योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, जातीय आधार पर नहीं। सुन लिया आपने? नौकरी जो है किसके आधार पर मिलना चाहिए? ये थोड़ा-सा अच्छे से समझिए, फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब जातीय आधार पर नहीं, तो सारे के सारे ब्राह्मण ही कैसे? सारे पोस्ट पर फिर ब्राह्मण ही कैसे? क्योंकि उसको पता है कि ये तो मैं इनको ठगने के लिए ये बात कह रहा हूँ। सारा का सारा तो हम ही को, जब उसको पढ़ने ही नहीं दूँगा, उसको सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर हर तरह से पिछड़े किया, तो सारा का सारा सीट तो हमें ही मिलना है। तो ये पूरा भ्रम है। आज भी जो लोग ये बात कहते हैं ना कि नहीं, उसके इकोनॉमिक आधार पर होना चाहिए, ये आधार पर, ये इसी तरह से, जिस तरह से ये छल कर रहा था, वही छल में वो भी फँस जाते हैं बेचारे। आर्थिक आधार पर। ये सारे जो है नौटंकी है, ये दिखाने की कि भई ये हम किसी को देने की बात कर रहे हैं। यहाँ देने की बात नहीं, लूटने की बात हो रही है, स्टेटमेंट को घुमाया जा रहा है। अब आगे सुनिए। यह कहते हुए आरक्षण का विरोध किया था कि नौकरियाँ योग्यता के आधार पर ही मिलनी चाहिए, जातीय आधार पर नहीं। शायद उनको लगता था कि पद हथियाने में जातीय तिकड़म न होकर कोई विशेष योग्यता थी, जिनकी वजह से कोलाहलपुर रियासत के सभी प्रमुख पदों पर एक जाति विशेष का कब्जा हो चुका था। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा सबको शिक्षा देने की कयावत शुरू की गई, तब भी बाल गंगाधर तिलक मुखर रूप से सामने आए। अब जरा बाल गंगाधर तिलक की कहानी सुन लीजिए। ये बंदा भी पढ़ा लिखा बंदा था। ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो, तो भी इसकी कहानी थोड़ा सुन लीजिए कि ये कैसे हक देने की बात कर रहा है या छीनने की बात कर रहा है। इसको कहाँ पे पेट में मरोड़ उठा। तिलक ने कुनवी बच्चों को शिक्षा देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि लिखने, पढ़ने और इतिहास, भूगोल और गणित जानने का उनके व्यावहारिक जीवन में कोई मतलब नहीं है। सुन लीजिए, तिलक जो है, इसको दिक्कत थी कुनवी बच्चे से। और जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, आप सबको पता है कुनवी कौन-सी जाति होती है।
मराठों की जाति होती है, देख लीजिए। कुनबी बच्चों से सबसे बड़ी इसको दिक्कत थी। सुनिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि उन्होंने कहा लिखने, पढ़ने और इतिहास, भूगोल और गणित जानने का उनके व्यावहारिक जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। किसमें मतलब था? तिलक में मतलब था। और सुनिए, उन्होंने कहा कि यह उनके बेहतरी से ज़्यादा उनके लिए हानिकारक होगा। लो भाई साहब, सुन लो ब्राह्मण की बात। 15 मई 1881 को उन्होंने मराठा अखबार में आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन अ डिफेक्ट एंड क्योर शीर्षक में लिखा, आप किसान के लड़के को हल जोतने, लोहार के बेटे को धौंकनी से, मोची के बेटे को सुआ के काम से पकड़कर आधुनिक शिक्षा देने के लिए ले जाएंगे डॉट डॉट, और लड़का अपने पिता के पेशे की आलोचना करना सीख कर आएगा। सुन लिया आपने? ये ब्राह्मण का कुतर्क सुनिए, कैसे कुतर्क गढ़ रहा है कि जो भारत के जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो एससी एसटी के बच्चे, वो पढ़ ना पाए। इसका कुतर्क सुनिए, पढ़ा लिखा ये ब्राह्मण है, ये इंग्लिश में लिख रहा है। और सुनिए, उसे अपने खानदानी और पुराने पेशे में बेटे का सहयोग नहीं मिलेगा। ऐसा करने वह लड़का रोजगार के लिए सरकार की तरफ देखेगा। आप उसे उस माहौल से अलग कर देंगे जिससे वह जुड़ा हुआ है, खुश है और उसके लिए उपयोगी है। यानी वो नाला साफ कर रहा है तो नाला ही साफ करे, पढ़ लिख कर उसको दूसरा रोजगार देखने की जरूरत नहीं है। इस चीज को बताने के लिए इसका कुतर्क सुनिए, ये कैसे कुतर्क गढ़ा है। उसके लिए उपयोगी है, जो उन पर निर्भर है, उनकी बहुत सी चीजों से आप उन्हें दूर कर देंगे। सुन लिया आपने? तिलक ने इस बात पर भी जोर दिया कि अन्य बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम है, यह कुनबी बच्चों के लिए अनुपयोगी है। जो बच्चों के लिए पाठ्यक्रम है, वह कुनबी बच्चों के लिए अनुपयोगी है। बड़ा उसको चिढ़न थी कुनबी बच्चों से कि वो पढ़ लिख लेंगे। ये ब्राह्मण डिसाइड कर रहा था कि किस जाति के बच्चे जो हैं उनके लिए मैथ पढ़ना ठीक है, ये पढ़ना ठीक है, वो पढ़ना ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, ये ब्राह्मण डिसाइड कर रहा। आज तक कुनबी बच्चा डिसाइड किया है कि ब्राह्मण क्या पढ़ेगा? आज तक किसी दूसरे जाति ने डिसाइड किया है कि ब्राह्मण काम क्या करेगा? यहाँ ब्राह्मण डिसाइड कर रहा था। इसको कहते हैं दादागिरी। इसी को कहते हैं दादागिरी। और इसी इसकी हरामखोरी की वजह से भारत सदियों तक गुलाम रहा है। क्योंकि ब्राह्मण हर चीज़ डिसाइड करता था, कूद के कहीं भी पहुँच जाएगा, डिसाइड करना हम डिसाइड करेंगे, कौन जाति क्या करेगा, कौन नहीं करेगा। आप समझ सकते हैं कि भारत के गुलाम होने का, भारत के बर्बाद होने का एकमात्र जो ज़िम्मेदार है, ये यही है। आगे सुनें। वह कुनबी बच्चों के लिए अनुपयोगी है। उन्हें वही विषय पढ़ाए जाने चाहिए जो उनकी जीविका के लिए ज़रूरी हैं। उन्होंने गाँवों में बढ़ई, लोहार, दीवार जोड़ने वाले, मिस्त्री और दर्जी के लिए टेक्निकल स्कूल खोलने की सलाह दी। सुना आपने? उनके लिए ये काम कर दो। कहाँ उन लोगों को पढ़ा-लिखा कर कुछ अच्छा बनाने की सोच रहे हो? ये था तिलक। अब इससे आप जो है समझ सकते हैं कि किस तरह से जहाँ एक तरफ आगे बढ़ाने की सोच रही थी, वही ब्राह्मण जो है पिछड़े, अति पिछड़ों को पीछे पैर पकड़कर नीचे खींचने के लिए अखबार में अपनी बातें लिख रहा था। चलें आगे देखते हैं। उन्होंने अंग्रेज सरकार के स्कूल खोलने, कौन? तिलक ने। स्कूल खोलने और किसानों के बच्चे को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिशों की आलोचना की। स्कूलों में कुनबी बच्चों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बाद में प्राइमरी स्कूलों को राजस्व अधिकारियों के निमंत्रण में दे दिया। उन्हें खेती करने व अन्य पेशे में लगे लोगों के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करना था। लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश न की कि इस जोर जबरदस्ती करने का क्या फायदा है और उससे लाभ की जगह हानि ज्यादा हो रही है। तिलक ने कहा कि कुनबी बच्चों को शिक्षा देना धन की बर्बादी है। लो भाई साहब, ब्राह्मण फिर से डिसाइड कर रहा है कि किसको अगर शिक्षा देगा तो धन की हानि हो जाएगी। सुन लीजिए, जो करदाताओं से लिया जाता है, बड़ी चिंता करदाता की हो गई तिलक को। एक ब्राह्मण को बड़ी चिंता है कि करदाता का पैसा जो है पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग जो हैं उनके करदाता कौन है? कौन है कर? इस शिक्षा का समाज के एक खास तबके पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर एससी एसटी ओबीसी पढ़ ले तो बड़ा बुरा असर पड़ेगा तिलक के नज़र में। बंगाल में भी भद्रलोक ने तिलक का साथ देते हुए निचली जातियों को अंग्रेजी शिक्षा दिए जाने का विरोध किया।
बंगाल से भद्रलोक भी उसके साथ शामिल हो गया, 2 ब्राह्मण मिल गए। तमाम लोगों को यह चिंता होने लगी कि निम्न जातियों के लोग ज़्यादा मज़दूरी, समानता और उन नौकरियों की माँग करने लगेंगे जो भद्रलोक करता है। साफ-साफ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है सारे ब्राह्मण मिल के जब एजुकेशन देने की बात आ रही थी पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़े वर्ग को, तो ये सारे ब्राह्मण उनके टूट पड़े थे कि इनको एजुकेशन ना दिया जाए। नए-नए कुतर्क गढ़ रहे थे कि बड़ा बुरा असर पड़ जाएगा, पढ़ लिख लेगा, ये हो जाएगा। जैसे इन लोगों ने आजकल पढ़ा रखा है, ओबीसी, एससी, एसटी के घरों में। बोलते हैं कि अरे लड़की को ज़्यादा मत पढ़ाना, पढ़ लेगी तो बाहर निकल जाएगी। लड़का ज़्यादा पढ़ लेगा तो हाथ से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा। ये तमाम तरह के गाँव में छोटी-छोटी बातें ये करते रहते हैं। ये सारा किया धरा इन्हीं लोगों का है। ये आपको इस चीज़ को समझना होगा कि कैसे ये हर पल पीछे करने में लगे रहते हैं सजेशन दे-दे के। और सुनिए, बाल गंगाधर तिलक ने महार, ढाढ़स बच्चों को ब्राह्मण बच्चों के साथ बिठाकर पढ़ाए जाने की आलोचना की। ये पढ़ा-लिखा जो ब्राह्मण है, इसका दर्द समझिए, इसको कितना दर्द है। ये आलोचना कर रहा है। उन्होंने लिखा, अछूत बच्चों की शिक्षा को दिए जाने वाला सरकारी समर्थन ब्रिटिश महारानी को उस घोषणा के विरुद्ध है जिसमें उन्होंने गारंटी दी है कि धार्मिक मान्यताओं में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये बोल रहा है कि महारानी विक्टोरिया उसके धर्म पे आघात कर रही है। मतलब ये साफ-साफ कह रहा है तिलक कि हमारे धर्म में कहा गया है कि ब्राह्मण के साथ बाकी बच्चा जो है बैठ के पढ़ ही नहीं सकता। ये इतिहास रहा है ब्राह्मणों का दोस्तों। आप कैसे भूल सकते हो कि इन्होंने हमें पढ़ने ही नहीं दिया? रिज़र्वेशन प्रतिनिधित्व इसीलिए लाने की ज़रूरत पड़ी दोस्तों। ये मैं आपको बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ। थोड़ा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तमाम जितने पिछड़े वर्ग के भाई लोग हैं, सबको ये इतिहास पता चलना चाहिए कि जब उनको पहली बार पढ़ने की कयावत शुरू की गई थी, तो ब्राह्मणों ने क्या-क्या गुल खिलाए थे और आजकल वो क्या-क्या कुतर्क गढ़ रहे हैं। देखिए, बोतल जो होता है ना, भीतर का मटेरियल वही है कि पढ़ने नहीं देना है, इनको पीछे रखना है। ये बोतल बदल देंगे। उस समय इन्होंने बोतल बदला। आज का भी ब्राह्मण जो है वो तरह-तरह के कुतर्क गढ़ रहा है। पढ़ा भी देगा, लेकिन ऐसी पढ़ाई पढ़वाएगा कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप इंजीनियरिंग कर लोगे, रोड पर बैठ के खड़ा हो गए, नौकरी, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। नहीं मिलेगा तो 2-2 रुपये का ट्वीट उसके समर्थन में करते फिरोगे। जब आप बेरोज़गार रहोगे, जब नौकरी नहीं देगा, एजुकेशन दे देगा तो नौकरी नहीं देगा। कुल मिला के आपको पिछड़े रहना है। जो बचा-कुचा घर का पैसा था वो आपके एजुकेशन पे आपके माता-पिता ने खर्च कर दिया। बहुत लोग लोन ले लेके पढ़ाई किए और फिर नौकरी नहीं मिली। तो आपकी जितनी हालत खराब थी उससे भी ज़्यादा आपकी हालत खराब कर देगा। नौकरी ही नहीं देगा वो। आप बैठ के उसके सपोर्ट में मोबाइल रिचार्ज करा के 2-2 रुपए के ट्वीट कीजिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से कुतर्क गढ़ा गया है कि नौकरी ही ना मिले एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों को। इतना ही नहीं, तिलक ने महिलाओं की शिक्षा का भी पुरजोर विरोध किया। लीजिए भाई साहब, तिलक को अब महिलाओं से भी बड़ी दिक्कत, ब्राह्मण है तो दिक्कत तो रहेगी ही। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने न सिर्फ जाति के मुताबिक काम किया, बल्कि महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों को भी लिंग के आधार पर तय कर रखा था। तिलक ने 1885 में लड़कियों का पहला हाई स्कूल खोले जाने के पंडिता रमाबाई के प्रयासों के खिलाफ अभियान चलाया। लो भाई साहब, अभियान भी चला दिया। पहली बार स्कूल खोला गया था और उसको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था और ये तिलक जो है उसके विरुद्ध में अभियान चला दिया कि लड़कियां कैसे पढ़ेंगी। इसमें सफलता नहीं मिली तो तिलक ने लड़कियों के 11 बजे से 5 बजे तक घर से बाहर रहने का विरोध किया और लिखा कि कोई भी अपनी लड़की को इतने समय तक घर से बाहर नहीं रहने देगा। सुन रहे हैं आप? दिन के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक अगर लड़की पढ़ने जाती थी तो भी इस ब्राह्मण को दिक्कत थी। क्यों दिक्कत थी? क्या लिख रहा है सुनिए ज़रा। लिखा कि कोई भी अपनी लड़की को इतने समय तक घर से बाहर नहीं रहने देगा क्योंकि सुबह 7 से 10 या दोपहर 2 से 5 बजे तक कक्षाएँ चलने का सुझाव दिया और कहा कि शेष समय लड़कियों को घर के काम में हाथ बटाने में देना चाहिए। तो ये बंदा जो है, चूँकि मनुस्मृति में लिखा गया है, इनके तमाम धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि लड़कियों का काम जो है वो घर का ही काम करना है, न कि कहीं स्कूल पढ़ने-लिखने, इसका कोई मतलब ही नहीं है। घर का काम-काज कर ले वही उसमें विद्वता उनकी कही गई है। ये इसके उपनिषद में भी लिखा गया है। ये अपना वही काम कर रहा था। बोल रहा है कि आप उसको 2 घंटा पढ़ा दीजिए, 1 घंटा पढ़ा दीजिए, लेकिन आपको पूरा एजुकेशन नहीं देना है, पूरा दिन भर उसको एजुकेशन नहीं देना है, दिन भर एजुकेशन लेने का काम लड़कों का है। ये पित्ती सत्तात्मक जो इसकी सोच थी और अब उसको पता चल गया कि यार ये तो एससी, एसटी, ओबीसी अब आगे आके खड़े हो गए हैं लड़कियों को एजुकेशन देने में। अब यहाँ हमारा चल नहीं पा रहा है, तो सचेशन उसमें घुसेड़ रहा है।
ब्राह्मण की हमेशा आदत होती है, जब उसको पता चलेगा कि यहाँ हमारा मिशन फेल हो रहा है, तो उसमें घुस के अपना कोई एक ऐसा सजेशन घुसेड़ेगा उसमें, ऐसा दिखाएगा, ये काम भी मेरे ही द्वारा हो रहा है। उसका नाम आना चाहिए। और सुनिए इसकी कहानी। आज मैं पूरा तिलक का इसमें खोल दूँगा, क्योंकि ये मंडल कमीशन जो लाया गया है पिछड़े वर्ग का, इसका बैकग्राउंड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पिछड़े वर्ग के जब अधिकार की बात आई थी, तो कैसे ब्राह्मणों ने पीछे किया था, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मंडल कमीशन को अच्छे से समझेंगे। आप लाख मंडल कमीशन करते रह जाइए, पिछड़ा वर्ग कभी नहीं समझेगा जब तक उसको उसका बैकग्राउंड ना पता चले। यार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? किसने उसका साथ बुरा व्यवहार किया था? तो अब ये देखें, उन्होंने कहा कि पढ़ लिख कर लड़कियाँ रखमाबाई जैसी हो जाएँगी। सुन लीजिए कहानी ज़रा इसकी। जो अपने पतियों का विरोध करेंगी। उन्होंने पाठ्यक्रम में बदलाव कर लड़कियों को पुराण, धर्म और घरेलू काम जैसे बच्चों की देखभाल, खाना बनाने की शिक्षा तक सीमित रखने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा लड़कियों को शिक्षा देना करदाताओं के धन की बर्बादी है। बड़ा इसको चिंता थी। आज भी बड़ा लोगों को चिंता रहती है। जैसे आप देखेंगे कुछ एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कुछ काम हो रहा है, कुछ बजट वगैरह मिल रहा है, तो तुरंत कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठेगी। करदाताओं का पैसा बर्बाद हो रहा है, करदाताओं का पैसा, टैक्स का पैसा, टैक्स का पैसा। ये पूरा का पूरा स्लोगन जो है, ये वहीं से उठाया गया है। ये ब्राह्मण जो था तिलक, इसी ने उस समय से ये शुरू किया था। बड़ा इसको चिंता हो रही थी करदाताओं के पैसा की। लड़कियों को शिक्षा ना मिले, एससी, एसटी, ओबीसी को शिक्षा ना मिले, बड़ा इसको पेट में मरोड़ था दोस्तों। और देखिए, इसकी कहानी पूरी सुनते जाइए ज़रा। लड़कियों का पहला विश्वविद्यालय 1915-16 में खोले जाने की दोंदो केशव कर्वे की कयावत तक तिलक का यह रुख कायम रहा। 20 फरवरी 1916 को उन्होंने अपने मराठा अखबार में इंडियन वीमेन यूनिवर्सिटी शीर्षक से लिखे लेख में कहा, हमें प्रकृति और सामाजिक रीतियों के मुताबिक चलना चाहिए। ब्राह्मण जब अपनी बात को कहेगा तो ऐसे घुमाव लच्छेदार तरीके से ऐसे दिखाएगा जैसे बड़ा कोई अच्छा बात कह रहा हो, भले ही कितनी भी उसमें जातीयता, घृणता, महिलाओं के प्रति, एससी, एसटी, ओबीसी के प्रति हो, फिर भी उसको ऐसे दिखाएगा कि हम बड़ा अच्छा कोई बात कह रहे हैं। अब सुनिए ज़रा इसकी बात। ये क्या लिखता है कि हमें प्रकृति और सामाजिक रीतियों के मुताबिक चलना चाहिए। पीढ़ियों से घर की चार दीवारी महिलाओं के काम का मुख्य केंद्र रहा है। उनके लिए अपना बेहतर प्रदर्शन करने हेतु यह दायरा पर्याप्त है। एक हिंदू लड़की को निश्चित रूप से एक बेहतरीन बहू के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। हिंदू औरत की सामाजिक उपयोगिता उनकी सिंपैथी और परंपरागत साहित्य को ग्रहण करने को लेकर है। लड़कियों को हाइजीन, डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब घरेलू जो पैसा होता है ना, सब्जी कैसे खरीदें, ये दाल चावल आटा भाव कैसे खरीदें, इसकी जानकारी, चाइल्ड नर्सिंग, कुकिंग, बुनाई आदि की बेहतरीन जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सुन रहे हैं आपने? भी ये बंदा इस पक्ष में था ही नहीं। अब तो जान गया था कि भैया महिला तो पढ़ के ही रहेगी। ये तो सावित्रीबाई फूले ने जो आंदोलन खड़ा कर दिया है, अब तो ये पढ़ के ही मानेगी। तो भी उसमें बार-बार ये उँगल कर रहा है कि नहीं-नहीं उनको घर वाला कुकिंग का, बुनाई का, नर्सिंग का ये सब का काम दो ना। ये सब क्या है, तुम लोग आधुनिक पढ़ाई पढ़वा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कितना दर्द उठता था ब्राह्मण को। जब समाज परिवर्तन होता है सबसे पहले किसको दर्द उठता है? आप देख रहे हैं, इतिहास गवाह है। इतिहास झूठ नहीं बोलेगा दोस्तों। ये इतिहास रहा है हमारे भारत का।